अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए उन कई वर्षों में। लिव लाइफ मोर, लिव योर लाइफ। इस खुशनुमा सुबह में मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जैसल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने लिव लाइफ मोर शो में, जिसे आप सुनते हैं हर गुरुवार सुबह 10:05 पर ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर। और ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आपका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, जब भी हम कैंसर के बारे में बात करते हैं, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम जाने उन लक्षणों के बारे में जिन्हें अगर कोई महसूस करे तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिला जाए और कैंसर को अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट कर लिया जाए। इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, ये जानना भी जरूरी है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इंटरनेशनली क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, जिसके कारण कैंसर एक लाइलाज बीमारी ना होकर एक ऐसी बीमारी हो चुका है जिसका इलाज पूरी तरह से संभव है। इसके लिए जरूरी है कि मरीज सही समय पर अपना इलाज शुरू करवाए। दोस्तों, लिव लाइफ मोर शो की ये कैंसर की सीरीज हमने समर्पित की है जन जागृति को, ताकि कैंसर के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी दे सकें। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान हैं जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और मोहाली के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्लिनिकल एसोसिएट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो आइए मिलकर हम स्वागत करें हमारे आज के अति विशिष्ट मेहमान डॉक्टर अभिषेक पुरी का। डॉक्टर साहब, नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, कैंसर शब्द का जिक्र आते ही थोड़ा डर सा जहन में आता है, क्योंकि हम में से अधिकतर यही सोचते हैं कि कैंसर एक बेहद भयानक बीमारी है जिसमें कि रोगी की मृत्यु निश्चित है। तो सबसे पहले आज के प्रोग्राम में आप हमें यही बताएं कि कैंसर दरअसल है क्या और कैसे कैंसर को पहचाना जा सकता है। कैंसर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल से बनता है। इसकी अगर हम मेडिकल भाषा में बोले तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स जो अपने दायरे से बाहर निकल के शरीर के विभिन्न हिस्सों में जा सकते हैं। इसीलिए अर्ली स्टेज और एडवांस स्टेज कैंसर की बोली गई है। तभी हम कहते हैं कि अर्ली स्टेज के अंदर, यानी कि अगर वो ऑर्गन कन्फाइंड हो, अपने शरीर के हिस्से के अंदर ही हो, तो उसमें जो क्योर रहता है उसके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कंपेयर टू जो कैंसर अगर शरीर के किसी और हिस्से में चला गया हो, ऑर्गन कन्फाइंड से किसी और दूसरे ऑर्गन में चला गया हो, उसमें क्योर रेट्स थोड़े कम रहते हैं। कैंसर भी कुछ से एक क्रॉनिक कंडीशन, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली कंडीशन सी बन गई है। आपको अगर किसी लेवल पे किसी भी जगह पे कैंसर डायग्नोस हुआ है तो उस चीज़ के लिए पहले एक्सेप्टेंस करें कि ये एक कंडीशन है, और उसके बाद आप अगर एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके आधुनिकतम तकनीक से इलाज करवाते हैं तो वो भी क्योर होने के चांसेस पूरे होते हैं। जो कॉमन लक्षण हैं वो हर बॉडी की सब साइड पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपके मुंह में कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो, या आपके मुंह में कोई छाला हो जो कई महीनों तक हील नहीं हो रहा, आपके दांत वगैरह कभी लूज हो रहे हो, अगर आपको खाने पीने में तकलीफ हो रही हो या खाना आपका अटक रहा हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके गले के अंदर ग्रोथ हो। कई लोगों में गिल्टियां सी बन जाती हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। लिम्फ नोड्स बहुत लंबे समय तक अगर रह रही हो तो उस चीज़ में भी कैंसर बनने का लक्षण हो सकता है। अगर आपको भूख कम लग रही है या आपका वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में भी आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। विमेन में स्तन का कैंसर हो, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर, उसके अंदर एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना निप्पल से, या फिर आपको एक एबनॉर्मल मास फील होना,
या जो ब्रेस्ट के ऊपर स्किन है उसके अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं जो आपको लगता है कि वो एबनॉर्मल है, या आपको ब्रेस्ट में ज़्यादा पेन होना एक फोकस पे, उस केस में भी आपको डॉक्टर को तुरंत दिखा देना चाहिए। फेफड़ों के कैंसर यानी कि लंग कैंसर इंडिया में भी काफ़ी कॉमन है। ये तकरीबन ज़्यादा कॉमन मेल्स में यानी कि आदमियों में होता है। उसमें भी खांसी ज़्यादा होना, जो बलगम है उसमें ब्लड आना और वेट लॉस होना, ये भी एक उसका लक्षण है, कैंसर का लक्षण है। औरतों में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होना, जब महीने ख़त्म हो जाते हैं और तकरीबन 50-60 साल की उम्र में एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, वो भी एक कैंसर का लक्षण है। इसीलिए रिकमेंडेशन ये है कि लेडीज़ को यूजुअली 40 साल की उम्र के बाद अपना एक मैमोग्राम, रूटीन मैमोग्राम और पैप स्मीयर, एक बहुत सिंपल टेस्ट है, एग्जामिन करने के लिए विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। सो बाय एंड लार्ज दीज आर दी कॉमन सिम्टम्स ऑफ कैंसर। डॉक्टर साहब, अगर ये किसी को लक्षण है, समय पर आकर पहचान हो जाती है मरीज के कैंसर की, ये किस तरह का कैंसर है, तो उसके इलाज के लिए आज मेडिकल साइंस के पास क्या क्या मोडालिटीज अवेलेबल हैं? सबसे पहली चीज़ तो है प्रॉपर डायग्नोसिस, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी गिल्टी है तो उसमें से पहले उसको हम FNAC कहते हैं, एक सुई का टेस्ट, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उसके अंदर सेल्स पहचाने जाते हैं अगर एबनॉर्मल सेल्स हैं तो। उसके अलावा हमारे पास FDG पेट स्कैन वो भी अवेलेबल है। उससे भी काफ़ी हद तक हमारे को सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि हम किस प्रकार के कैंसर से डील कर रहे हैं और कैंसर की स्टेज क्या है। जब हमारे पास बायोप्सी रिपोर्ट आती है, पैथोलॉजी रिपोर्ट, जो उस कैंसर वाले हिस्से से हमने ली है किसी भी कारण से, चाहे सुई के माध्यम से या ऑपरेशन करने के बाद, तो उसके बाद हम ट्यूमर बोर्ड में उस पेशेंट को डिस्कस करते हैं। ट्यूमर बोर्ड में 3 तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। उनको सपोर्ट करने के लिए पैथोलॉजिस्ट जो उसको डायग्नोज करता है, रेडियोलॉजिस्ट जो आपका CT स्कैन, एक्सरे और FDG पेट स्कैन उनको स्टडी करता है, और एक न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो केवल FDG पेट स्कैन के विशेषज्ञ हैं। सो ये सब सारे स्पेशलिस्ट बैठ के आपस में डिसाइड करते हैं कि पहली स्टेज क्या है और इसका अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या है। अगर सपोज किसी पेशेंट के अंदर हमें सर्जरी पहले करनी है तो सर्जरी किस हिसाब से जानी है तो वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के डोमेन में आता है। अगर हमें ये लगता है कि पहले कीमोथेरेपी देनी है तो कीमोथेरेपी और सर्जरी इकट्ठी होती है, बाद में रेडिएशन थेरेपी अगर इंडिकेशन बनती है तो। लाइकवाइज कुछ पेशेंट्स के अंदर पहले रेडिएशन थेरेपी दी जाती है और फिर उसके बाद में कीमोथेरेपी और सर्जरी। सो इस हिसाब से हम तीनों स्पेशलिटीज मिल बांट के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी केयर, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर मैनेजमेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग विशेषज्ञ, रेडिएशन, सर्जिकल और कीमोथेरेपी। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि कैंसर का इलाज एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट है जिसके अंदर सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी का रोल है, और ये इस पर निर्भर करता है कि कैंसर किस प्रकार का है, जो कि एक ट्यूमर कमेटी डिसाइड करती है। डॉक्टर साहब, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर रह चुका है कैंसर के मैनेजमेंट में, तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि आज कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं जिससे कि पेशेंट्स को बहुत फायदा हो रहा है। पहले मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में मिनिमम एक्सेस टेक्निक्स आ गई हैं, और मिनिमम एक्सेस टेक्निक्स के अंदर कम से कम ऑपरेशन किया जाता है जिसको सुपर सिलेक्टिव डिसेक्शंस बोलते हैं, ताकि जो लॉन्ग टर्म आउटकम्स हैं, जो पेशेंट के लंबे समय का जो आउटकम होता है वो ज़्यादा अच्छा रह सके। इसके साथ साथ रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, यानी कि जो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि पेशेंट्स की जो डिसफिगरमेंट होती है, पुराने ज़माने के टाइम पे जो
सर्जरी के बाद डिसफिगरमेंट्स होती थी वो अब की अब नहीं है। एक उदाहरण तौर पे जैसे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन है, अगर ब्रेस्ट की सर्जरी करते हैं तो साथ के साथ ब्रेस्ट की रिकंस्ट्रक्शन भी होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं और जैसे कैंसर के होने के पहले था वैसे के वैसे हो जाता है। कीमोथेरेपी में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आई हैं। पहले हमारे पास कुछ ही मेडिसिन्स थी, 60s, 70s, 80s के अंदर कुछ ही मेडिसिन्स थी, लेकिन अब बहुत सारी मेडिसिन्स भी आ चुकी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं और जो कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं। और आज की डेट में हमारे पास स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जो उस स्टेज के लिए मेडिसिन्स आपको कॉम्बिनेशन बताता है और जो हमारी एस्टैब्लिश गाइडलाइंस हैं जिनके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं उनके हिसाब से उनको रियल टाइम में मैच करता है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो रियल टाइम में आपको आपकी कंडीशन के बारे में जान पहचान करके आपकी मेडिकेशंस आपको या डॉक्टर को उस चीज़ की सहूलत बताता है कि आपके लिए क्या वाजिब बैठेगी। रेडिएशन थेरेपी में सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट्स टेक्नोलॉजी में हुई हैं। पहले हमारे पास मशीन सिर्फ कोबाल्ट थेरेपी थी और आज की डेट में हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर्स हैं। लीनियर एक्सेलरेटर्स जिसको हम छोटे में लेनाक बोलते हैं, उसमें भी कई सारी तब्दीलियां आई हैं। पहले हमारे पुराने ज़माने में बहुत बड़े बड़े फील्ड्स को हमें रेडिएट करना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में हम सारी पुरानी टेक्निक्स को छोड़ के आधुनिकतम मॉडर्न टेक्निक्स पे आ गए हैं, जिसको हम IMRT बोलते हैं, यानी कि इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी और इमेज गाइडेंस और VMAT मतलब वॉल्यूमेट्रिक आर्क थेरेपी। तो ये सारे नाम बेसिकली टेक्निक्स के हैं और डिलीवरी के हैं जो कैंसर को पूरी की पूरी डोज देते हैं और जो आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको कम से कम डोज मिलती है, जिसकी वजह से कैंसर कंट्रोल पे इम्प्रूवमेंट हुई है और लॉन्ग टर्म में जो प्रॉब्लम्स पहले टेक्निक से आती थी वो भी हमने मिनिमाइज कर दी है। तो डॉक्टर साहब, ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। पल्लवी जी, थैंक यू वेरी मच। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्का लाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल अपनी जिंदगी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जानकारी आज हमें डॉक्टर अभिषेक पुरी ने दी है वो अवश्य ही जोड़ सकती है हम सब की जिंदगी में कई और वर्ष और भर सकती है जिंदगी उन कई वर्षों में। दोस्तों, अगर आज के विषय पर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0172502122। जी हाँ, 0172502122। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal,